गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे हैं, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। और सार्थक पहल के माध्यम से आज हम पढ़ रहे हैं मुद्रा बाजार। और मुद्रा बाजार की सर्वोच्च जो नियंत्रक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखो, सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे बड़ी यूनिट इसमें वो है वित्तीय बाजार। क्या है? वित्तीय बाजार। क्या होता है वित्तीय बाजार? वित्तीय संस्थाएं पैसों का, धन का बोल सकते है ना। धन का लेन देन करने वाली संस्थाएं क्या कहलाती है? वित्तीय संस्थाएं। धन का लेन देन करने वाली संस्थाएं वित्तीय संस्थाएं। जैसे कौन कौन सी होती है? बैंक। हाँ, और हाँ, फिर कोई नहीं योगी। सेबी है, एलआईसी, वर्ल्ड बैंक। ठीक, आपने तो बहुत ही वाइड कर दिया एरिया। हाँ, हेमलता नहीं, पोस्ट ऑफिस, स्व सहायता समूह, साहूकार, चट्टी, है ना। ये सब मतलब निचले स्तर से लेकर बड़े स्तर तक इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर का बता दिया, वर्ल्ड बैंक हो गया। तो ये सब क्या है? धन का लेन देन करने वाली संस्थाएं। सबसे बड़ा बचत क्षेत्र कौन सा होता है? ये कहीं जीके में पढ़ा होगा आपने। बचत क्षेत्र वो होता है घरेलू क्षेत्र। कौन सा होता है? घरेलू क्षेत्र। सबसे बड़ा बचत क्षेत्र कौन सा है? घरेलू क्षेत्र। घरेलू क्षेत्र का मतलब ये है, ऐसा नहीं कि घर में ही सबसे ज्यादा बचत होती है, नहीं। जो लोग आय प्राप्त करते हैं और जो शेष बच जाती है उस आय को बचत कहते हैं। उस आय को क्या कहते हैं? बचत। अब ऐसा तो है नहीं कि इनकम यदि हम बिजनेस में लगा रहे हैं, बिजनेस से आय प्राप्त कर रहे हैं, बिजनेस में ही लगा रहे हैं, तो उसे बचत नहीं कहेंगे। हमने एक्सेस कर लिया उसे, तो वो क्या कहलाएगी? बचत। अब ये जो वित्तीय संस्थाएं करती क्या है? आय का प्रवाह करती है। आय का प्रवाह। आय का प्रवाह मतलब आय को कम आय जहां है वहां पहुंचाती है, जहां पर अधिक आय है, जहां पर बचत ज्यादा है। बचत ज्यादा है वहां से क्या करते हैं? उसको कलेक्ट करती है और उन लोगों तक पहुंचाती है जहां पर आय नहीं, जहां पर उसकी जरूरत है। ऐसे नहीं कि गरीबों को देती है, नहीं। गरीबों को देने वाला काम सरकार का है। राजकोषीय नीति में आएगा। हम मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं। इसमें रहम करम ये सब चीजें है क्या? नहीं। इसमें सीधा सा है कि जो घरेलू बचत, जैसे नौकरी पाने वाले लोग हैं, इन लोगों के पास में पैसा बचा रहता है, यहाँ से पैसे को निकालते हैं और उनको कहा देते हैं? बिजनेसमैन के पास में, उद्योगपतियों के पास में, जिसको वो निवेश कर सके और उससे और अधिक पैसा वो प्राप्त कर सके। तो ये बैंक वगैरह क्या करती है? यही तो करती है, बचत खाते खुलवाती है। बोलते जिसके पास में पैसा ज्यादा है वो हमारे पास जमा कर दो, और जिसको जरूरत है वो हमसे लेके जाओ। जो जमा करने वाला है उसको 2%, 3%, 4% ब्याज दे देती है, और जो उधार लेता है उनसे 11%, 12%, 13%, 15% तक ब्याज लेती है। एक तरीके का क्या करते हैं? बिजनेस करती है। पैसे दोनों इधर से कमाते हैं, दोनों इधर से पैसा मिलता है। क्लियर हो गया? और ये जो काम करने वाली संस्था, इसमें ये जो मार्केट कहलाता है, ये कहलाता है वित्तीय मार्केट। ये क्या कहलाता है? वित्तीय बाजार। वित्त बाजार, जिसमें सिर्फ और सिर्फ धन का लेन देन करने वाली संस्थाएं आती है। अब धन का लेन देन कितने समय के लिए होगा? कितने समय के लिए होगा? 1 साल के लिए होगा, 2 साल के लिए होगा, 3 साल के लिए होगा, 5 साल के लिए होगा? अर्जुन पता नहीं। कितने के भी समय के लिए हो सकता है ना। कितने, एक फ्रिज ले रहे हैं हम उधार ईएमआई पे, तो 1 साल की ईएमआई बना लेंगे। और ट्रैक्टर ले रहे हैं तो 1 साल की हो सकती है क्या? नहीं, उसके लिए कम से कम 10 या 15 साल की लेना पड़ेगा।
तो जो जैसा जितना बड़ा ऋण और जैसा उसका उद्देश्य, उसकी उतनी लंबी अवधि हो सकती है। ठीक, तो ऐसे यदि हम इसे देखें तो इस आधार पर जो वित्तीय बाजार है वो दो प्रकार का होता है। वित्तीय बाजार कितने प्रकार का? दो प्रकार का। एक मुद्रा बाजार और दूसरा पूंजी बाजार। ये दो प्रकार का होता है, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार। कोई बताए जरा मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा बाजार कोई बता सकता है? ABCD XYZ। मुद्रा बाजार क्या है? मुद्रा का लेन देन होता है। जहाँ मुद्रा का लेन देन होता है। पूंजी बाजार क्या है? निवेश किया जाता है, मतलब उत्पादक कार्य में धन लगाया जाता है, पूंजी। वो पूंजी है। और पूंजी बाजार क्या है? हाँ जी, हेमलता। बड़ी उम्मीद है मुझे, आपकी कॉपी देख के तो ऐसा लगा इसको क्या पढ़ा हूँ मैं, सब कुछ तो लिखा है इनके पास। ऐसा लगा था मुझे इनको क्या पढ़ा हूँ। हाँ, सब पूंजी का लेन देन किया जाता कल मैंने बोला था कि ये देखो कितने सही जवाब देते हैं, सही में पास होने का अधिकार है क्या? अभी ये शब्द मैं थोड़े से है। वापस ले रहा हूँ अभी। ठीक है। इन्वेस्टर्स के इसमें जहाँ पे पैसा लगा के दुगना करा जाता है। दुगना कराया जाता है। मुझे बता दे कहाँ दुगना होता है, मैं भी लगा दूंगा। अमरदीप से 2-4 लाख उधार लूंगा और फिर वहाँ पे कहीं लगा दूंगा, डबल हो जाएंगे तो इनके वापस दे दूंगा और अपने पैसे डबल वाले में रख लूंगा। ऐसा कहीं होता हो तो मुझे बताना। अब वो गया सर जमाना, अब वो जमाना गया। कोई बोल रहा है कि डबल कर दूंगा, टिबल कर दूंगा, तो उसकी है ना परछाई भी मत पड़ने देना अपने ऊपर, उसकी परछाई भी मत पड़ने देना। यदि ऐसा कोई प्रलोभन दे रहा है ना तो समझ जाओ कि आपके धन पर उसकी तिरछी नजर पड़ गई है और वो कभी भी गायब हो सकता है ना। तो बड़ा खुशनुमा माहौल हो गया अपने यहाँ का। पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार, देखो दोनों वित्तीय बाजार के अंग है। पहले बताया वित्तीय बाजार जहाँ धन का लेन देन होता है, ठीक, वो वित्तीय बाजार है। अब अवधि के आधार पर यदि कम अवधि के लिए धन का लेन देन हो रहा है तो वो मुद्रा बाजार है। 1 साल तक की अवधि के लिए, कम अवधि के लिए जहां लेन देन उधारी ये वो हो रहा है तो वो पूंजी बाजार मुद्रा बाजार है। और जहां लंबी अवधि के लिए, दीर्घ अवधि के लिए धन का लेन देन हो रहा है तो वो क्या है? पूंजी बाजार। क्लियर एकदम। जहां कम अवधि के लिए 1 साल तक की अवधि के लिए धन का लेन देन हो रहा है तो पूंजी बाजार है, और दीर्घ अवधि के लिए, लंबे समय के लिए धन का लेन देन हो रहा है तो फिर वो पूंजी बाजार। ठीक, और कुछ बचा है इसमें? मुद्रा बाजार को मनी मार्केट भी कहते हैं, है ना? और साख मार्केट भी कहते हैं, साख बाजार भी कहते हैं। पूंजी बाजार अर्थात कैपिटल बाजार। सामान्यतः पूंजी इसमें कितनी अवधि तक? मुद्रा बाजार में 1 वर्ष तक की अवधि के लेन देन होते हैं और पूंजी बाजार में 1 वर्ष या उससे अधिक लंबी अवधि के लेन देन होते हैं। क्लियर एकदम अमरदीप? मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? यही आरबीआई। और पूंजी बाजार का? पूंजी बाजार का कौन करता है? पहले आरबीआई करता, पहले तो पूरे वित्तीय बाजार का यही करता था, लेकिन कार्यों की अधिकता होने के कारण धीरे धीरे क्या हुआ, उसको प्रभार किसी और को देना शुरू कर दिया। जैसे कृषि के क्षेत्र का प्रभार देने के लिए नाबार्ड है, कृषि संबंधी, वैसे कैपिटल मार्केट का प्रभार किसको दे दिया? सेबी। सेबी कौन करता है? सेबी। अब इसमें भी अलग अलग, उसे हम बाद में पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट को।
आज हमें क्या पढ़ना है? मुद्रा बाजार। कुल मिला के मुद्रा बाजार हमें पढ़ना है। मुद्रा बाजार को कौन नियंत्रित करता है? आरबीआई। क्लियर एकदम? हेमलता, तीसरा या चौथा राउंड होगा इकोनॉमिक्स पढ़ने का, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। हमें याद रखना पड़ता है। और समझदार स्टूडेंट वो होगा जिसने मेरे से पहले पढ़ा है और पता चल गया कि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, तो एक दिन में तो पूरी कॉपी पढ़ना हो जाती है। 30 से 40 पेज की कॉपी बनी होगी। अमरदीप जैसा हर आदमी बदनसीब तो नहीं होता कि जिसकी कॉपी कोई लेके चल जाए और फिर लाके ही न दे, लाके ही न दे। तो अपने नोट्स वगैरह कभी किसी को देना हो तो पहले मेरे को बताए कि ये मांग रहा है, दे कि नहीं दे, और देने के बाद में पावती दे उससे, क्योंकि क्या भरोसा दोबारा आए नहीं। या बोल दे कि मैंने परसों दिन ले गए थे, कल तो दे दिए, कल तो दे दिए, ऐसे भी हो सकता है ना? ऐसे हुए हैं हादसे यहाँ पर, तो समझ के रहने की जरूरत है। तो मुद्रा बाजार जो होता है वो आरबीआई नियंत्रित करता है, और साथ ही इसके दो प्रकार हैं, संगठित और असंगठित। संगठित और असंगठित, ठीक है? संगठित और असंगठित। किसी का स्पीकर ऑन है? म्यूट कर लो उसे। संगठित और असंगठित। क्लियर हो गई बात? संगठित मतलब जो संगठित है, जिनका संविधान है, अपना नियम कानून है, उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। रिजर्व बैंक जो निर्देश देते हैं उन्हीं के अनुसार उनका पंजीयन होगा, उन्हीं के अनुसार उनकी ब्याज की दरें होगी, सब कुछ। तो वो सब काहे के अंतर्गत आएगा? संगठित के अंतर्गत। वो अपना CRR, SLR वो मेंटेन करते हैं, आरबीआई की नीति के अनुसार वो सब मेंटेन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? संगठित। और संगठित के अंतर्गत पूरे वाणिज्यिक बैंक क्या आएगा इसमें? संगठित में पूरे वाणिज्यिक बैंक। असंगठित मुद्रा बाजार, असंगठित मुद्रा बाजार जैसे पहले होते थे ना हमारे यहाँ, साहूकार, चौधरी, जमींदार, ये क्या करते थे? लोन दे देते थे। इनकी कोई ब्याज दर फिक्स नहीं होती थी, और यदि कुछ गड़बड़ कर दे तो कहीं शिकायत भी करने के लिए नहीं जा सकते थे, है ना? क्योंकि कोई संविधान इनका था क्या? नहीं। जो बोल दिया वो फाइनल हो गया, जो लिख दिया वो फाइनल हो गया उनका। इसकी न कोई शिकायत, न शिकवा, न कुछ न कुछ। तो आज भी है, आज है ही नहीं है, साहूकार नहीं है। गांव में है ना, ठीक, आज भी है। लोग भाग जाते हैं, वो जुलाई में ले लेते हैं उनसे पैसे उधार, जुलाई में, अब बोलते हैं कि जब फसल आ जाएगी तुम्हें ही बेच देंगे, और वो रेट उसी समय फिक्स हो जाता है, चाहे मार्केट में कितना भी चल रहा हो, उतने ही दाम में बेचना है, वहीं पर बेचना है। लिखेंगे देसी बैंकर असंगठित क्षेत्र में लिखवाया, असंगठित क्षेत्र में देशी बैंकर्स, जिन्हें पंजाब में महाजन, ये क्वेश्चन बना है। देसी बैंकर्स, पंजाब में महाजन, उत्तर प्रदेश में साहूकार, मारवाड़ में सेठ, तथा मद्रास में चेट्टी कहते हैं।
असंगठित क्षेत्र के प्रभाव को कम करने के लिए नाबार्ड द्वारा स्व सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाए जा रहे हैं। हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे जब भारत में साख की प्रणाली, तब इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि साख में बैंकर्स का कितना योगदान है, देसी बैंकर्स का कितना है, संगठित क्षेत्र का, असंगठित क्षेत्र का हम पूरा पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, अभी मुद्रा बाजार तो पढ़ लिया अपन ने, है ना? अब मुद्रा बाजार मतलब मुद्रा की मात्रा को नियंत्रित करना। तो अब इसके लिए कोई केंद्रीय बैंक होना चाहिए। पहले तो भारत में हम बैंकिंग का इतिहास, पूरा इतिहास कल पढ़ेंगे। जब एसबीआई पढ़ेंगे तो पूरा बैंकिंग इतिहास पढ़ेंगे कि सबसे पहला बैंक कौन सा बना था, कब बना था, कैसे बना था। आज मैंने ये टॉपिक निकाल दिया आरबीआई, तो आरबीआई को पढ़ लेते हैं। तो केंद्रीय बैंक मतलब प्रत्येक देश का एक केंद्रीय बैंक होता है। केंद्रीय बैंक क्या काम होता है? केंद्रीय बैंक का नोट छापना, है ना? मुद्रा का निर्गमन मतलब तरलता को नियंत्रित करना। तरलता क्या होता है? चलन में मुद्रा की मात्रा, मुद्रा को नियंत्रित करना। कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी मुद्रा चलन में आ जाए, है? तो इसलिए आरबीआई होना चाहिए जो पूरा मुद्रा का नियंत्रण करता है। अब भारत में स्वतंत्रता से पहले से प्रयास हो रहे थे कि केंद्रीय बैंक होना चाहिए। पूरी डिटेल हिस्ट्री पढ़ना है। अब भारत में तो इसका आविष्कार हुआ नहीं, इसका मतलब यह है कि विश्व में पहले भी कहीं इस तरीके का बैंक रहा है। कोई बता सकता है कि सबसे पहले किस देश में केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई थी नोट निर्गमन करने के लिए? योगेश नहीं पता, लिखेंगे इसको। विश्व के सबसे पहले केंद्रीय बैंक, नाम भी बताया होगा मैंने इसका, सेवरेज रिक्स बैंक की स्थापना 1668 स्वीडन में। कहां पर? स्वीडन, 1668 सबसे पहला केंद्रीय बैंक स्वीडन। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड 1694 बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक दी फ्रांस 1800। बैंक ऑफ जापान 1893। यूएसए का बना है फेडरल रिजर्व सिस्टम 1931। और सबके बाद में यह यदि किसी देश का बना है तो वह है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना 1948। पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना। अब भारत का रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, क्या बोला जाता है इसे? भारतीय
केंद्रीय बैंक RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक केंद्रीय बैंक अलग होता है जो हर जिले में पाया जाता है, वो अलग है। केंद्रीय बैंक लिखा रहेगा या केंद्रीय मर्यादित बैंक लिखा रहेगा, वो जिले में होता है, वो नहीं है, वो सहकारी समिति वाला है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की बात कर रहे हैं, RBI की बात कर रहे हैं, भारतीय केंद्रीय बैंक की बात कर रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले किसी ने कुछ प्रयास किया था कि इसके लिए भारत में भी केंद्रीय बैंक होना चाहिए। किसी को याद आ रहा होगा? एक तो बात होगी हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें ये प्रावधान था, उसी में प्रावधान था कि बैंक जो कौन सा बैंक चल रहा था उस समय, RBI जिसको बना, SBI जिसको बनाया, क्या नाम था? इंपोरियल बैंक है ना, इंपीरियल बैंक को ही ये बना दिया जाए। ऐसे ढेर सारी बातें चल रही थी, हमें सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। तो भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना का प्रयास 1914 में चैम्बरलिन कमीशन को जाता है। चैम्बरलिन कमीशन को जाता है, जिसमें एक सदस्य लॉर्ड किन्स थे, जिसमें एक सदस्य लॉर्ड किन्स थे। इस समिति ने सुझाव दिया था कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, तीन प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, है ना? कौन कौन सी? कलकत्ता, मद्रास और बम्बई। दिल्ली तो कभी प्रेसिडेंसी थी नहीं उनकी। तो तीनों प्रेसिडेंसियों के अलग अलग बैंक थे। अपन पढ़ेंगे कल 1840, 1848, 1843 इसमें स्थापना होगी। तो ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को मिला दिया जाए और क्या कर दिया जाए, एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाए। क्या बोला था इन्होंने कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों का क्या कर लिया जाए, आपस में मर्ज कर दिया जाए, विलय कर दिया जाए और इंपीरियल बैंक की स्थापना की जाए। और हुआ भी है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई? 1921 में। 1921 में RBI का जब SBI का हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें पढ़ेंगे पूरा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद 1921 में, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें भी यही बात उठी और सैंक्शन भी कर दिया कि नहीं, भारत में केंद्रीय बैंक होना चाहिए। लेकिन अभी फाइनल नहीं हुआ कि किस बैंक को केंद्रीय बैंक बनाना है। ठीक, अब जब ये बात उठने लगी, सिफारिशें होने लग गई, जब बात उठती है तो भारतीयों ने मांग ली कि हमारे यहाँ पर कोई बैंक तो हो। मतलब मुद्रा देखे तो वहाँ मद्रास में अलग चल रही है, बम्बई वाले एरिया में अलग पैसे चल रहे हैं, कलकत्ता वाले एरिया में अलग पैसे चल रहे हैं, दिल्ली वाले एरिया में अलग तरीके की पुराने मुगलों के समय की मुद्रा चल रही। तो वास्तव में एक देश है तो एक जैसी मुद्रा प्रणाली होना चाहिए, ये बात बार बार उठने लगी। तो 1921 में हिल्टन यंग कमीशन का गठन, हिल्टन यंग कमीशन का गठन 1926 में
हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशें आई। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। और इसने क्या बोला कि किसी पहले से जो चलन में बैंक है उसको केंद्रीय बैंक नहीं बनाना चाहिए, उसको प्रभार नहीं देना चाहिए। क्या करना चाहिए? एक आरबीआई के रूप में, रिजर्व बैंक के रूप में या केंद्रीय बैंक के रूप में एक नए बैंक की स्थापना करना चाहिए। यदि क्वेश्चन बन जाए कि आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई है, तो हिल्टन यंग कमीशन। कब अनुशंसा आई थी इसकी? 1926 याद रखें। पहला वाला सन उतना महत्वपूर्ण नहीं, क्या याद रखना? 1926 हिल्टन यंग कमीशन। और क्या बोला इन्होंने कि केंद्रीय बैंक की अलग से स्थापना की जाए, जो नोट निर्गमन तथा विदेशी विनिमय कोष प्रबंधन को संपादित करे। हिल्टन यंग कमीशन 1926 क्या नए केंद्रीय बैंक की स्थापना। क्या कार्य होता है इसके? नोट निर्गमन और विदेशी मुद्रा नियंत्रण। मतलब विदेश दूसरे देशों की जो मुद्रा है उससे संबंध स्थापित करना, विदेशी विनिमय दर निर्धारित करना, ये सारे काम किसके होंगे? आरबीआई के होंगे। वे अपने देश की मुद्रा अपने देश में निर्धारित करना और दूसरे देश में जो अलग अलग देश में मुद्राएं प्रचलित है उनसे लेन देन करना, एक्सचेंज करना, ये सारा काम कौन करेगा? आरबीआई करेगा। इसके लिए उसने एक नए बैंक की स्थापना की बात की। यदि यही क्वेश्चन बन जाए कि किस पहले आयोग ने आरबीआई की स्थापना की बात की, तो वह हिल्टन यंग कमीशन। रिजर्व बैंक ऑफ, आगे लिखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1927 में रखा। कहां पर है ये लेजिस्लेटिव असेंबली? ये कविता जी बताएंगे। आपके हॉस्टल में तो नहीं है और आपके गांव में भी नहीं है, यहां तक कि आपके जिले में भी नहीं है, यहां तक कि आपके प्रदेश में भी नहीं है। अब कहां होगा? यहां तक कि आपके देश में भी नहीं है, तो अब कहां होगा? ब्रिटेन की संसद में रखा गया था। तो कहां रखा गया यह बिल लेजिस्लेटिव असेंबली में 1927 में रखा गया, लेकिन राजनीतिक मतभेदों से यह पारित नहीं हो सका। फिर क्या करें? अब क्या करेंगे? अधिवेशन ला लेंगे या फिर मतभेद को दूर करेंगे। मतभेद को दूर करेंगे। हाँ अर्जुन जी, ट्राई क्या करेंगे? ट्राई अगेन। और कुछ नहीं कर सकते, पुनः प्रयास करेंगे, दोबारा रखेंगे, कुछ संशोधनों के साथ रखेंगे, जो मतभेद है उसको दूर करने के बाद रखेंगे। तो 1931 में पुनः इसकी संस्तुति की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में
पारित हुआ। कब पारित हुआ? 1934। ये क्वेश्चन भी बनता है, आरबीआई एक्ट कब? 1934 आरबीआई एक्ट, और इसी एक्ट के तहत ये कार्य करता है। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत ही ये कार्य करता है। इसमें सुधार होते रहते हैं, संशोधन होते रहते हैं। और इस आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कितने रुपए तक का नोट छाप सकता है? 10,000 रुपए तक का नोट छाप सकता है। यदि अभी एक आदेश दे दें कि 8,000 का 5,000 का नोट छापो, तो संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है। जब बोला इसे 15,000 का नोट छाप दो, तो बोलेंगे पहले संशोधन करो, क्योंकि पहले 10,000 का नोट छपता था। जैसे 2016 में नोटबंदी हुई है, और उस समय बोल दिया कि 1,000 रुपए का नोट बंद, उसकी जगह 2,000 का नोट आएगा। संविधान में संशोधन किया क्या? नहीं, क्योंकि संविधान में पहले से ही ये लिखा हुआ है। ये आरबीआई एक्ट में पहले से ही लिखा हुआ है। तो आरबीआई एक्ट 1934 पहले कब रखा गया था? 1927 में फेडरल असेंबली लंदन में रखा गया, लेकिन राजनीतिक मतभेद होने के कारण पास नहीं हो सका। पुनः 1931 में रखा, 1934 में ये पारित हुआ। स्थापना कब हुई इसकी, आरबीआई की? 1 अप्रैल 1935 स्थापना 1 अप्रैल 1935, और इसी दिन से कार्य करना शुरू। 1 अप्रैल से ही इसने कार्य करना शुरू कर दिया। किस अधिनियम के तहत? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। कितने रुपए से इसकी स्थापना हुई थी, कोई बताएगा क्या? लाख में तो बोला नहीं, कम से कम करोड़ में ही दिया जाए। करोड़ में हुई होगी। बहुत ही बढ़िया बोलते हो। इसकी स्थापना हुई थी 5 करोड़ रुपए से। 5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए से। निजी शेयर होल्डरों का बैंक था। निजी शेयर होल्डरों का बैंक था। निजी शेयर होल्डरों का बैंक, मतलब ये सरकारी बैंक था क्या? नहीं, निजी शेयर होल्डर। ये जो 1 करोड़ रुपए 5 करोड़ रुपए थे, ये अलग अलग लोगों ने जमा करके बनाया था। जितना जिसने जमा किया था उतनी उसकी हिस्सेदारी थी। तो ये 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभक्त था। ये जो 5 करोड़ रुपए की राशि जो थी, 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभक्त था। 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभक्त था। सौ रुपए के 5 लाख निजी शेयर होल्डरों का बैंक। अब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। अब उसमें शेयर होल्डर सब विदेशी ही हो। अब भारत चाहता था कि ये बैंक किसका हो? सरकार का हो। तो इन्होंने क्या किया? मांग उठाई कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। और राष्ट्रीयकरण के लिए क्या हो? पूरे शेयर किसके पास हो? सरकार के पास हो। तो सरकार ने 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया, 1 जनवरी 1949। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। 1 जनवरी 1949
49 को क्या किया, राष्ट्रीयकरण। अब जो प्रत्येक 100 रुपए वाला जो शेयर था, तो वो शेयर धारक को उसके 100 रुपए वापस करना पड़ेगा, है इनमें तो यही बात है प्रिय। 100 रुपए से ज्यादा देना पड़ेगा, नहीं तो मना कर देगा कि भाई हमने 1935 में दिए थे और वापस कब कर रहे हो आप, 1949 में, मतलब 14 साल बाद वापस कर रहे हो, तो 100 के 100 वापस देंगे तो हमारा क्या नुकसान हो गया ना। तो कितने 117.49 रुपए के हिसाब से उनके शेयर उनको वापस कर दिए। तो इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन शेयर धारकों को उनके शेयर वापस कर दिए और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहाँ तक हो गई बात। अब हम बात करेंगे उस समय 1935 की स्थिति को देखें, भारत को 1935 की स्थिति। तो पाकिस्तान भी भारत में था, बांग्लादेश भी भारत में था, बर्मा भी भारत का हिस्सा था, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था, है ना, यही पढ़ते ना अपन। तो ये सारे देश तो भारत से जुड़े हुए थे और आरबीआई की स्थापना हो गई, तो ये सारे देशों के केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई काम कर रहा था। वो सन लिखेंगे अपन कब से। 1947 में देश के विभाजन के बाद जून 1948 तक इसने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया। मार्च 1947 तक बर्मा सरकार के बैंक के रूप में कार्य किया। बर्मा सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य किया। इसका चीफ प्रमुख कौन होता है? प्रमुख कौन होता है? गवर्नर होता है। ठीक। तो जब 1935 को इसकी स्थापना हुई तो इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ। सर ऑसबोर्न स्मिथ 1 अप्रैल 1935 में बने थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ 1935 से 1937 तक रहे। अब प्रथम भारतीय गवर्नर, प्रथम भारतीय, ये तो नाम सबने सुना है, प्रथम भारतीय गवर्नर, हाँ विजय जी। हाँ मुझे पता था आप वही बोलोगे, बिल्कुल सही बोलो। लॉर्ड इरविन। क्या बोले? ये लॉर्ड भारती कैसे हो सकता है? भारतीय तो भगवान होते हैं। लॉर्ड कैसे होंगे? भारतीय तो भगवान होते हैं ना, लॉर्ड कैसे होंगे? बात तो एकदम कायदे की है, और जो कायदे की है वो अपने फायदे की है। तो ये होंगे सीडी देशमुख। भारतीय की बात कर रहे हैं ना हम,
तो भारत वाला नाम होगा ना कोई, लॉर्ड क्यों होगा? मुझे लगा कि आप उनका बोलोगे, क्या नाम था उनका? दादा भाई ना, हाँ? दादा भाई नहीं नहीं नहीं, जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी बोलेंगे आप, पर वो भारत के गवर्नर थे, और हम किसकी बात कर रहे हैं? आरबीआई के गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख, सीडी देशमुख, ये आरबीआई के तीसरे नंबर के गवर्नर थे और प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और इनका कार्यकाल रहा है 1943 से 1949। इन्हीं के समय में आरबीआई का क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण हुआ। यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? कौन थे? सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। क्लियर एकदम? अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब आरबीआई का तो हो गया था, अब बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब एक तो हुआ है 1969, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, फिर 1980 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो यहां बात करें हम तो एल के झा इनके समय में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब भारतीय मुद्रा का जो विमुद्रीकरण हुआ है, रुपए का विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016। वैसे तो बीच में भी हुआ है, हम पढ़ेंगे जब विमुद्रीकरण पढ़ेंगे तब मुद्रा का अवमूल्यन वगैरह सब पढ़ेंगे। तो अभी बड़े स्तर पर कब हुआ? 8 नवंबर 2016। तब गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल। कौन थे? उर्जित पटेल। बहुत अच्छा बोला योगी, उर्जित पटेल। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। मुख्यालय कहां पर है इस बैंक का? आरबीआई का मुख्यालय कहां? मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। और 1937 से पहले कहां था? देखो 1935 में स्थापना हुई, तो 1935 से 1937 तक शुरुआत में जो आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय वो होता था कोलकाता में, और 1937 में से मुंबई स्थानांतरित किया और तब से ये मुंबई में ही है, मुंबई में ही है। क्लियर एकदम? अब क्यों किया गया आरबीआई का गठन? आरबीआई के गठन के उद्देश्य क्यों किया गया? क्या पढ़ा अपन ने? सबसे पहले किस आयोग ने बोला था? नहीं, उससे पहले उससे चैम्बरलेन समिति। चैम्बरलेन समिति जिसके जेएम किन्स भी एक सदस्य थे, और इन्होंने सबसे पहले बोला था कि तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक है इनको मिला के इंपीरियल बैंक बना दिया जाए, और वो आरबीआई के वो केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहे। हुआ भी 1921 में तीनों बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक का गठन कर। उससे पहले भारत शासन अधिनियम 1919 में भी ये बोला था कि केंद्रीय बैंक का गठन करना चाहिए। फिर हिल्टन यंग कमीशन का गठन किया गया,
एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति थी बैंकिंग के संबंध में, ठीक। और 1926 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और बोला कि नहीं, किसी पहले वाले बैंक को नहीं बल्कि एक नए बैंक का गठन करना चाहिए। 1927 में फिर इस समिति की अनुशंसा के आधार पर असेंबली में बिल रखा गया, लेकिन वो राजनीतिक गतिरोध के कारण या विवाद होने के कारण वो पास नहीं हो सका। 1931 में पुनः रखा, 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ और इस एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक निजी शेयर धारकों के बैंक के रूप में स्थापना हुई और उसी दिन से उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इसकी जो प्रारंभिक पूंजी थी वो 5 करोड़ रुपए थी, जो 100 रुपए के 5 लाख शेयरों में विभक्त थी और इसमें सरकार की हिस्सेदारी बहुत ही कम, मात्र 22.5 लाख रुपए के लगभग में थी। बाकी सब किसकी थी? निजी शेयर धारकों की थी। और किस एक्ट के तहत कार्य करता है ये? आरबीआई एक्ट 1934। फिर हम देखते हैं कि भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में, तो तब तक तो इसने पाकिस्तान के बैंक के रूप में, बर्मा के बैंक के रूप में भी कार्य करते रहे। प्रथम जो अध्यक्ष थे सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। फिर 1947 में जब देश आजाद हुआ तब इसके जो गवर्नर थे वो सीडी देशमुख, भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और उनके समय में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यहाँ तक पढ़ लिया। इसका मुख्यालय भी कलकत्ता से कहाँ हो गया? बॉम्बे हो गया। बॉम्बे 1937 में ही हो चुका था। अब हम बात कर रहे हैं आरबीआई के गठन के उद्देश्य, क्यों किया गया इसका गठन? तो विधिवत बैंकिंग का विकास, विधिवत बैंकिंग का विकास पहला उद्देश्य क्या पड़ा अपन ने? विधिवत बैंकिंग का विकास। कारण क्या है? अभी तक जितने भी बैंक थे वो सब शहरी क्षेत्र में थे, शहरी क्षेत्र में थे और बैंक मतलब अमीर लोगों के बैंक। उनका उद्देश्य धन कमाना था, ना कि लोगों को फायदा पहुंचाना। अब देश आजाद हो चुका था, सरकार ने कसम खा ली थी कि पूरे देश का विकास करना है, ग्रामीण क्षेत्र में भी ये सारी सुविधाएं पहुंचाना है और इसके लिए तब हो सकता है जब वो सरकार का हो। निजी होगा तो काम नहीं चलेगा, सरकार का हो। तो इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण किया और ये बोला विधिवत अब बैंकिंग का विकास किया जाए। दूसरा, नियम कानूनों द्वारा बैंकों का गठन किया जा सके। नियम कानूनों द्वारा बैंकों का गठन किया जा सके। कोषों का केंद्रीयकरण, कोषों का केंद्रीयकरण। कैसे कोषों का केंद्रीयकरण? कोष यानी क्या होता है? फंड। फंड यानी क्या? अब जैसे अलग अलग बैंक थे अमरदीप और सब अपने अपने पैसे अपने पास रखते थे। अब इसमें क्या हो गया? अभी आप बिजनेस तो करो अपने हिसाब से, लेकिन पैसा पूरा कहाँ रखो? आरबीआई के। एक जगह सरकार को पता होना चाहिए कि उनके देश में कितना धन है। तो अभी पूरा पैसा कहाँ? फंड के रूप में कहाँ रहता है? आरबीआई के पास में। कोई भी बैंक अपने पास में निर्धारित सीमा से अधिक कैश नहीं रख सकते, पूरा का पूरा आरबीआई को हिसाब देना। तो कोषों का केंद्रीयकरण। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना, सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। सरकार का धन कहाँ जमा रहेगा? सरकार को उधार चाहिए हो तो किससे लेगा? यदि हमें अमेरिका से धन का लेन देन करना है तो क्या सरकार अपने अकाउंट से करेगी? नहीं। किस अकाउंट से? आरबीआई से करेगी। तो सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करना। मुद्रा व साख नीति में समन्वय। अगला उद्देश्य, मुद्रा व साख नीति में समन्वय। मुद्रा नीति मतलब मुद्रा की मात्रा को चलन में कम करना है या ज्यादा करना। साख नीति मतलब सरकार के राजकोष की नीति, मतलब कम ब्याज दर पे उधार देना है, अधिक दर पे देना है, क्या करना है, उधार देना है या नहीं देना है, ये सरकार तय करेगी। वही इन दोनों के बीच में सरकार की नीति और बैंक की नीति के बीच में समन्वय करने के लिए क्या चाहिए? केंद्रीय बैंक चाहिए। नहीं तो बैंक अपने हिसाब से चलेगा, सरकार अपने हिसाब से काम करेगी, तो फिर वो समन्वय नहीं हो पाएगा। कृषि साख का प्रबंध करना, कृषि साख का प्रबंध करना। साख मतलब ऋणों की व्यवस्था
करना, तो कृषि के लिए भी ऋण चाहिए। विदेशों से मौद्रिक संपर्क, विदेशों से मौद्रिक संपर्क, रुपए के मूल्य में स्थिरता, रुपए के मूल्य में स्थिरता। जयंत कुमार जी बताइए, रुपए का मूल्य क्या होता है? हम तो रुपए में कुछ भी खरीदते हैं, रुपए को काय से खरीदते हैं? रुपए का मूल्य क्या है? रुपए का मूल्य, हाँ अब लाइन पे आ गए आप। हाँ अब लाइन पे आ गए, अब लाइन पे आ गए। भाई रुपए का मूल्य दोनों तरफ देखेंगे, आंतरिक भी और बाह्य भी। आंतरिक में देखेंगे कि रुपए में कितनी वस्तु को हम परचेस कर सकते हैं, ये रुपए का मूल्य है। 1 रुपए में हमें कितनी चीजें मिल सकती है, रुपए का मूल्य है, ठीक। और विदेश में यदि देखें तो हमारी मुद्रा में, हमारी एक मुद्रा में विदेश की कितनी मुद्रा हम ले सकते हैं, ये उसका मूल्य है। तो अभी हमारा तो 1/80 है डॉलर के मुकाबले में, कितना? 1/80, क्योंकि $1 खरीदने के लिए हमें 80 रुपए देना पड़ता है, मतलब बहुत वैल्यू कम है। तो ये रुपए के मूल्य। और यदि आरबीआई नहीं होता ना तो हजारों रुपए देना पड़ता, 2000 रुपए देना पड़ता है ना। इतनी वैल्यू हमारे, इतना जो मूल्य है मुद्रा का कम हो जाता है। इसने काफी कुछ उसे मेंटेन करके रखा है। तो मुद्रा के मूल्य में स्थिरता। मुद्रा बाजार का संगठन, मुद्रा बाजार का संगठन। अब देखो ना, मुद्रा बाजार कितने सारे बैंक है, निजी क्षेत्र के बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, ये सब प्रकार के बैंक है। तो आरबीआई तो अनुमति देता है कि बैंक खोलना है या नहीं खोलना है, ठीक। मुद्रा बाजार का संगठन, क्लियर होते जाता है। तो ये आरबीआई के गठन के उद्देश्य, आरबीआई के गठन के उद्देश्य। तो जैसे भारत में आरबीआई की संख्या जैसे कम रहती है, जैसे 30 या 31, तो जैसे उसको भी ये सब अनुदान रहता है कि आगे चल के और बढ़ाए बैंकर्स की जो गठन में लाते हैं। जैसे उसकी शाखाएं जैसे कम है आरबीआई की, तो आगे चल के क्या वो बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल, अभी अपन उसी पे बात कर रहे हैं, उसी पे बात कर रहे हैं। देखो आरबीआई का कार्यालय, आरबीआई का कार्यालय, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया आपने। तो आरबीआई का कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है, मुंबई में है। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय जो है वो राज्यों की राजधानियों में, एक जैसे अहमदाबाद, हाँ वो सब बता दूं मैं। क्षेत्रीय कार्यालय या 25 स्थानीय कार्यालय हैं जो विभिन्न राज्यों की राजधानियों में है। ये भी विभिन्न राज्यों की राजधानियों में है। और जहां आरबीआई का कार्यालय नहीं है वहां पर एसबीआई आरबीआई के अभिकर्ता के रूप में कार्य करता है। जैसे नागपुर में है, भोपाल में है, गुवाहाटी में है, अहमदाबाद में है, ये सब जगह 25 इसके क्षेत्रीय कार्यालय है ना, स्थानीय कार्यालय जिसे बोलते हैं। लेकिन अब जैसे बैतूल में नहीं है, बैतूल में नहीं है, तो एक शब्द है क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस, आरबीआई का मुख्य कार्य ये भी है क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करना। तो जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था कि सर आरबीआई तो एक ही है, तो फिर इतना काम कैसे करेगा, है? क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या है? जैसे
मेरा मेरा अकाउंट जो है वो SBI में, ठीक है, और इनका महाराष्ट्र बैंक में है। इनका कहाँ है? महाराष्ट्र बैंक में अकाउंट है, ठीक है। अब इन्होंने चेक दे दिया मुझे 50,000 का, दे देते हैं, बोलते हैं बच्चे लोग चिंतित रहते हैं कि हमारे सर के पास में कुछ नहीं है, इनको 50,000 का चेक दे देते हैं। इन्होंने दे दिया 50,000 का चेक, लेकिन कहाँ का दिया इन्होंने? महाराष्ट्र बैंक का। मेरा अकाउंट कहाँ है? SBI में। तो अब महाराष्ट्र बैंक में जाता हूँ तो मेरा वहाँ अकाउंट नहीं है, SBI में जमा करता हूँ तो वहाँ इनका अकाउंट नहीं है। तो अब क्या करेगा, ये क्लियरिंग हाउस के रूप में कार्य करता है कि जितने भी बैंक के लेन देन हैं वो सब पहले RBI के थ्रू RBI में जाएंगे और RBI से हिसाब कर देंगे, तुम्हारे महाराष्ट्र बैंक से इतना आवक है, इतना जावक है, इस बैंक से इतना आवक है, इतना जावक है, पूरा हिसाब किताब वो कर देता है। अब चूंकि RBI हमारे यहाँ नहीं है जो ऐसा क्लियर कर दे कि किससे किसका लेन देन कितना कितना कौन है, तो इसके लिए कौन करेगा? SBI का। जैसे बैंक नहीं है लेकिन उसकी शाखाएं खुली होगी ना? शाखाएं नहीं है, RBI की शाखाएं नहीं है, शाखाएं नहीं होती उसकी। भाई सरकार का बैंक है, आम आदमी का तो उसमें अकाउंट भी नहीं होता। हम चाहे तो उसमें अकाउंट थोड़ी खोल सकते हैं। RBI में अकाउंट किसका होता है? सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का और विदेशी सरकारों का। विदेशी सरकारों का, विदेशी बैंकों का। विदेश के जो बैंक है, जो केंद्रीय बैंक हो सकते हैं, व्यापारिक बैंक हो सकते हैं, उनके खाते उसमें होते हैं। आम आदमी का इसमें खाता नहीं होता। तो सिर्फ क्लियरिंग हाउस के रूप में उसे क्षेत्रीय कार्यालय बनाए गए हैं उसके। अब हर जगह तो क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो जहाँ क्षेत्रीय कार्यालय, छोटे शहरों में क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है, तो उसके अभिकर्ता के रूप में कौन काम करता है? SBI करता है, ठीक है। अब नए राज्य बनेंगे तो बनेंगे उसकी संस्थाएं और उसके स्थानीय कार्यालय बनेंगे, लेकिन शाखाएं नहीं बोलते उसे क्या बोला जाता है? उसके स्थानीय कार्यालय। अब इसका प्रबंधन, RBI का प्रबंधन, RBI का प्रबंधन कौन करता है? प्रबंधन तो कौन करता है? 20 सदस्यीय संचालक बोर्ड। कौन करता है? 20 सदस्यीय संचालक बोर्ड, 20 सदस्यीय संचालक बोर्ड। और एक कौन होता है उसमें? गवर्नर, जो सबसे प्रमुख है। 4 कौन होते हैं इसके? डिप्टी गवर्नर, एक तो गवर्नर, 4 डिप्टी गवर्नर, एक वित्त सचिव, वित्त सचिव, एक वित्त सचिव, वित्त सचिव कौन? 1 रुपए का नोट देखा है किसी ने? 1 रुपए का नोट किसी ने देखा है क्या? जी देखा है। किसके ऊपर किसके सिग्नेचर होते हैं उसमें? डीपली नहीं देखा उसको। हाँ, डीपली नहीं देखा तो क्या देखा? नहीं देखते, उससे अच्छा नहीं देखते। वित्त सचिव भारत सरकार, किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव भारत बड़े बड़े रहते थे ना पहले, म्यूजियम में रखे हुए हैं। म्यूजियम में रखे हुए हैं। एक म्यूजियम मेरी जेब में है। ये सब दिखाना पड़ता है मुझे, जैसे ये विदेशी मुद्रा भी रखता हूँ, इकोनॉमिक्स वाला में बताना पड़ता है। और 2 रुपए का नोट भी है, एक कम होगा, 1 रुपए का भी, ऐसा नहीं है। 25 पैसे भी मिलेंगे, लेकिन ऑनलाइन तो नहीं दिखा सकता मैं सबको। तो ये रजत जी नायक, इनके सिग्नेचर। तो 1 रुपए के नोट पर किसके सिग्नेचर होते हैं? वित्त मंत्रालय, वित्त सचिव भारत सरकार। तो एक ये होते हैं
4 क्या बताया मैंने? डिप्टी गवर्नर या स्थानीय निदेशक बोर्ड, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, इनके सदस्य। ठीक है, तो ये सब सदस्य मिलकर जो है वो उसका प्रबंधन करते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गवर्नर। इसका प्रमुख जो होता है वो गवर्नर होता है। क्लियर एकदम? गवर्नर। और कितने सदस्य होते हैं टोटल? 20। भारत सरकार द्वारा नियुक्त संचालक 20 होते हैं। अब आरबीआई के कार्य जो अब कल पढ़ेंगे, हम कल की रूपरेखा बता देता हूं, कल इसे क्लियर करेंगे बचा हुआ। आरबीआई के कार्य और कार्यों को कितने भागों में पढ़ेंगे? 2 भागों में। एक होते हैं कार्य और दूसरे होते हैं वर्जित कार्य। कार्य मतलब जो वो करेगा और वर्जित कार्य मतलब जो नहीं करेगा। जैसे कोई व्यक्ति का खाता नहीं खुलवा सकता, या लाभ के लिए कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कार्यालय को छोड़कर अन्य किसी उद्देश्य से वो जमीन वगैरह क्रय नहीं कर सकता, ऐसे कोई कार्य वो नहीं कर सकता। और सबसे महत्वपूर्ण इसका जो कार्य होता है मुद्रास्फीति नियंत्रण करना। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में ये सफल रहा, असफल रहा, कौन कौन से प्रयास किए, ये सब का सब हम कल पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में महत्वपूर्ण होगी आरबीआई से संबंधित। कल हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।